वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का जो मैं प्रीवियस पेपर का सेशन चल रहा था, उसका हिंदी वाला पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जीके का अपलोड करने जा रहे हैं और उसके बाद रीजनिंग का, यानी कि 2018। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, कि 15 से 20 मिनट की वीडियो है, तो एक एक करके आप देखते रहें। तो ये इसका जो है, आपको बता दूं, पहली पाली का जो था, इसका ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखो, चैनल पर विजिट करके देख ले। आपको बता दूं, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा, पुराने पेपर नहीं देखा, तो आप समझ लीजिए असली अभ्यर्थी है ही नहीं। क्योंकि आप स्ट्रेटजी आपको कैसे पता चलेगी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब आप सबको कैसे पता चलेगा जब तक आप पुराने पेपर्स नहीं देखेंगे। तो अभी समय है, आप देख लो और तैयारी कर लो। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज है? कौन सा प्राइमरी स्टोरेज है? हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है या ऑप्टिकल डिस्क है? तो आप बताओ रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम क्या है? तो रैम आप बताओगे किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। रैम के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क के बिना चल सकती है, लेकिन रैम के बिना कंप्यूटर खुल ही नहीं सकता। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है इसमें आगे कि मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज मुख्य मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल यानी वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, लाइट जब तक रहती है तभी तक इसमें डेटा सेव रहता है, जैसे बिजली जाती है डेटा स्वतः इसमें से इरेज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, इसको आप और डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, आपको बता दें चैनल पे मेमोरी से रिलेटेड चैप्टर पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। डिस्क क्लीनअप है कि विंडोज है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, विजुअल बेसिक है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आप बताओगे विजुअल बेसिक। क्या है? एक प्रकार का विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए विजुअल बेसिक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कॉम प्रोसेसिंग मॉडल के प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यह ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है। चलते हैं, इसको आप और भी पढ़ लीजिए इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं एक प्रकार का वायरस होता है, लेकिन कौन सा? हमला सतह या अटैक सरफेस वायरस होता है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह या अटैक सरफेस वह तरीका है जिसके कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति पहुंचा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अटैक सरफेस बोलते हैं। चलते हैं, ये एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण तथा डेटा प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। डेटा गोपनीयता, डेटा अखंडता, डेटा प्रमाणीकरण को क्या बोलते हैं? तो आप बताओ क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टोग्राफी आप समझें इसको। क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे ना तो देख सके और ना ही पढ़ सके। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा रक्षा करता है, बल्कि उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत भूमि है? तो आप बताओ 68.7% भूमि जो है कृषि पर आधारित है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 68 रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा कांड है? सबसे छोटा कांड कौन सा है? अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड? आपको बता दूं सबसे छोटा कांड पूछा गया, सबसे छोटा कांड कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा कांड हो जाएगा आपका किष्किंधा कांड। जबकि सबसे बड़ा कांड कौन सा हो जाएगा? बड़ा कांड पूछा जाएगा तो बड़ा कांड क्या हो जाएगा? बाल कांड। बड़ा कांड क्या हो जाएगा? बड़ा कांड और बाल कांड दोनों आप याद कर सकते। सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड
तो आप बताएंगे हो जाएगा किष्किंधा कांड। चलते हैं, चलिए। रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित क्या है, महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल तथा विशद चरित्र का वर्णन किया था। चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो आप बताओगे कितने कांड है, तो बताओगे 7 कांड है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड का नाम आपके सामने है, इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लें या तो याद कर लें। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, जिनमें 1 से लेकर 30 दोहे हैं। चलते हैं, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको बताओ उत्तर प्रदेश में आलू तथा गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा, पहला स्थान है। जैसे आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, बताओ प्रथम स्थान है। देखिए इतने, देखिए 13,841 टन आलू का उत्पादन होता है 15-16 में, जो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश आलू का उत्पादन कितने हेक्टेयर, 607,000 हेक्टेयर होता है। और पश्चिम बंगाल क्या है, दूसरे नंबर पे है। चलते हैं, चतुर्थ स्थान पर कौन, गुजरात है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है। किछौछा दरगाह शरीफ है, तो आप क्या बताओगे। अंबेडकर नगर में क्या है, किछौछा दरगाह शरीफ है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ये सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है अंबेडकर नगर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। किछौछा दरगाह शरीफ का छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ तालाब के पानी से उपचार का एक चमत्कारी गुण पाया जाता है। चलते हैं, श्रीमती एन राजम का संबंध किससे है, देखिए किस वाद्य यंत्र से है। देखिए वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इनको भी ध्यानपूर्वक चैनल पे पहले ही पढ़ चुका है, तो उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। तो वायलिन से है, यानी कि कहा जाए कि श्रीमती एन राजन का संबंध किससे है, तो आप बताओ कि वायलिन से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, इलाहाबाद के किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन होगा। अर्धकुंभ का आयोजन कब होगा, तो अभी देखिए उस समय का पेपर था, तो सन 2019 में की बात है, अर्धकुंभ की बात हो रही है। 2008 का पेपर है ना। कुंभ पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला सन 2019 का आयोजन इलाहाबाद के अब क्या नाम है उसका, प्रयागराज है, जो 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के मध्य संपन्न हुआ। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अमृत कलश। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है। 4 जगहों पे लगता है, 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है। सोहर गीत किस कब गाया जाता है, तो आप बताएंगे बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो लठमार होली कहाँ पर, बरसाना में मनाई जाती है। बरसाना में लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल में इनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का पुनरावृत्ति जैसी होती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी का बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी बारात के लेखक है तो शिवमंगल सिंह सुमन जो है इसके लेखक है। चलते हैं, मिट्टी का बारात हिंदी के सुविख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह द्वारा रचित कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर स्थित है, तो बताओ आगरा में ही। चमड़ा वाला काम कहाँ ज़्यादा होता है, कानपुर में। दूसरे नंबर पे कहाँ, आगरा में होता है। सेंट्रल फुटवेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत के सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में 1963 में इसे स्थापित किया गया था। चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है। किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद में जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इलाहाबाद के बाद क्या हो जाएगा, अब नाम प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, मुरादाबाद। तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। चौथे नंबर पे क्या, आजमगढ़। और पाँचवें लखनऊ का नंबर, राजधानी का नंबर कितने पे, तो बताओ 5वें नंबर पे जनसंख्या के मामले में है।
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाला भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप बताओ कि पल्लिच्छादनम था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछा गया, तो इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे। चोल वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो लोग जो है मौर्य पढ़ के और मुगल साम्राज्य पढ़ के चले जाते हैं, तो ये मूर्खता ना करें, आप सब और भी चीज़ें पढ़ लें। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाला भूमि पलिच्छादनम कहलाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि बेल्लान गवाही कहा जाता था, जबकि स्कूलों या विद्यालयों में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता? साला भोग कहा जाता था। चलते हैं। ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसे ब्रह्मदेया कहा जाता था। चलते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक वंश की नींव किसने रखा था? तो आप क्या बताओगे? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की नींव कब पड़ी थी? 1320 ईस्वी में लिखी थी। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक जो है नहरें बनवाई थी। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आप बताओ हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। देखिए लिखा हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय। देखिए दीन पनाह भवन कहाँ पर पुस्तकालय थी? तो आप बताओगे दिल्ली के दीन पनाह, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लैन पून ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी। ये भी इंपॉर्टेंट लिखे, लैन पून ने ये बात कहा था। चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण या मयूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। बाद में इसे नादिर शाह लेके गया। चलते हैं। देखिए शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था होने के कारण लाल किला कहलाया। इसी किले के दीवाने आम के पीछे दीवार में बना एक कोष्ठ जहां पर तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। बाद में इसे नादिर शाह ले गया। तो किसने बनवाया मयूर सिंहासन तख्ते ताउस? तो आप बताओगे शाहजहां ने। और दिल्ली के कहाँ पर? तो शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया जिसे लाल किला कहा गया। लाल किला आज भी जो है फेमस है जगह। बोध गया के महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे? नहीं, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आपको तो बोध गया में क्या गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या प्राप्त किया था? तो यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे निरंजना या इसी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है, पुनपुन नदी के तट पर उरुबेला, बोध गया पहले नाम क्या था? उरुबेला में बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी या कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से शस्त्रों की किसकी अध्यक्षता किया था? तो बेलगाम 1924। बेलगाम कहाँ पर? तो बताओ कर्नाटक में है। चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविल ने, नेविल चेम्बरलेन ने, सर विंस्टन चर्चिल ने, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने? तो 1900 ब्रिटेन की किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो आप क्या बताओगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि दलितों के लिए भी लागू कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आप बताओ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। देखिए लिखा हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस में से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क
पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारकर हत्या कर लिया था। 27 फरवरी 1931 याद करना जरूरी। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा है कि गोदावरी है कि कृष्णा है कि कावेरी है? तो आप बता दें क्या हो जाएगा, नर्मदा का समागम जो है अरब। अब देखिए समानता याद रखिए, समानता, समानता वाली जितनी भी देखिए क्या हो जाएगा, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी किस में गिरती हैं? तो अब बताओ कि अरब सागर में नदी गिरती है। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियाँ कहाँ पर गिरती? तो आप बताओगे अरब सागर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप रोक के देख सकते हैं। देखिए यह नदी विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? तो भद्रा कहाँ पर? तो आप बताओगे कर्नाटक में है। कर्नाटक में कितने? यह हाथियों के लिए, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए रिजर्व है। 490 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ अभ्यारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नर्म पर्वतीय जंगलों के बीच स्थित है। अभ्यारण्य तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, बाघ, हिरण, काकड़, शाही जैसे जानवरों के लिए विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किसमें है? जनसंख्या घनत्व किसमें है सर्वाधिक? कम सबसे कितना? तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। तो आप बताओ अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। सबसे अधिक कहाँ पर? तो आप बताओ बिहार में। और केंद्र शासित प्रदेश में है कौन सा? तो आप बताओगे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आप बताओगे जर्मनी में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा रोक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर तो आप बताओगे एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं, सबसे बड़ा इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित कहाँ पर है एशिया महाद्वीप? तो आप बताओ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं, चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध आप बताएंगे किस नदी पर है? तो चमेरा बांध किस नदी पर? तो आप बताएं रावी नदी पर स्थित। कहाँ पर है? तो आप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह किस नदी पर बनाएगा? तो रावी नदी पर। इस परियोजना द्वारा लगभग 11,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गैलरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलरस, तो गैलरस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आप बताओ कोलंबिया में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है? तो आप बताओगे किस में है? तो आप बताओ महाराष्ट्र में है थोसेघर वाटरफॉल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 60% है कि 70% है? उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? तो आप क्या बताएंगे? लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% जनसंख्या रहती है। देखिए क्या लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी जनसंख्या कितनी है? 90% है। दक्षिणी गोलार्ध में वही ऑस्ट्रेलिया देश है, छोटे बहुत छोटे छोटे देश हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति? आप बताओगे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान में 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पे किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका देख ले, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्तीय स्थिति पुनरुज्जीवन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर तथा शीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति तक वित्त आयोग का गठन करेगा। संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलते हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन रोक के पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 12 है। लोकसभा में पहले 2 चुने जाते थे, लेकिन अब जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। देखिए राज्यसभा में सदस्य की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितना है? 245 हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं।
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में 250 संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 12 सदस्य क्या हैं, किस किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है चुने जाते हैं। संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को चुनाव, इसमें 12 लोगों को चुने जाते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास, जबकि यदि कहा जाए संसद किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास होती है। चलते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे 174वें अनुच्छेद के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आप बताएंगे कहाँ पर, तो नोएडा में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो मोबाइल निर्माताओं, अनुसंधानों और विकास संबंधी उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के एटी किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप बताओगे ऑप्शन 11 है। पुराना क्वेश्चन है, इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए इंडेक्स से भी क्वेश्चन आए, तो इंडेक्स जितने हैं आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, तो इनको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्जीवीकरण की योजना को विस्तार की मंजूरी दे दी किस, तो आप बताओ सन 2020 में। इसको आप स्किप कर सकते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन कब, कहाँ मनाया गया, तो बताओ दिल्ली में मनाया गया। निम्नलिखित में सरकारों में किसे सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया, तो सूर्य शक्ति किसान योजना, देखिए यूपी स्पेशल के अलावा भी क्वेश्चन पूछेगी, गुजरात में मनाया गया। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा स्टार रैंकिंग देने के लिए, तो आप क्या बताएंगे, पुराना क्वेश्चन होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आप देखिए दूसरे राज्यों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तेलंगाना राज्य ने राज्य सरकार को पूरे पुलिस विभाग को व्यवहारिक संचार एवं सहयोग की जरूरतों को समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आप बताएंगे COP कंटेंट। ये देखिए अन्य राज्यों के भी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, यानी नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो आप उस समय के हिसाब से कोई अनानास था। चलते हैं नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। आप इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, तो बताओ भारत जो है सबसे बड़ा दुनिया का ट्रैक्टर बाजार है। 27 से 29 दिसंबर 2008 अन्नपूर्णा अवार्ड योजना फूड 13वें संस्करण का आयोजन किया। आप तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई में। आपको बता दूं करंट अफेयर आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जहां से भी पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ें, नहीं तो अन्यथा बाद में पछताएंगे। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित से कौन सा देश और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, तो आप क्या बताएंगे, भारत देश और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। और भी प्रीवियस ईयर पेपर इसमें डेली अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है। जय हिंद जय भारत।